नमस्कार, जय भारत। उसे रोज नहीं रोजगार चाहिए, समझ रहे हैं? तो समझिए बात। आप लोग क्या है, छोटा मकसद लेके चलते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? ठीक है। तो तीनों प्रकार की हीट कैपेसिटी पे डिस्कशन चल रहा था, और आपको बता दिया गया था कि तीनों हीट कैपेसिटी हैं, लेकिन तीनों की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। और तीनों के अंदर यूनिट देख करके आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाले का फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए O2 गैस ले लें हम। आगे बढ़े। एक सब्सटेंस मान लो हमने सेलेक्ट किया, ऑक्सीजन। मान लीजिए आपने एक आइडियल गैस एक सब्सटेंस लिया, और ये जो सब्सटेंस इस पे आप हीट कैपेसिटी समझाने जा रहे हैं। तो मान ले मैं इसका 1 ग्राम लूं पहले तो, है ना। 1 ग्राम O2 लिया और उसका मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे। कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो एक 1 ग्राम O2 लिया है, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, बराबर। और किस में कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बताइए क्या हीट लगेगी? जो भी हीट लगेगी, क्या उसको नाम दे सकते हैं कुछ? उसको क्या नाम देंगे आप? कौन सी वाली हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमने उसको लिख दिया CV, मान लो। नीचे V क्यों लगाया? सारा कैलकुलेशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाइए। कोई पूछे ये क्या, तो आप कहेंगे भाई साहब ये हीट कैपेसिटी, या फिर क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? दोनों है, पहचाने। हीट कैपेसिटी तो होती ही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी तो। पता था आपको, बुरा आदमी भी आदमी होता है। आदमी तो है ना। ठीक। आगे बढ़िए। मान लीजिए मैं 2 ग्राम ले लूं, सब्सटेंस का अमाउंट चेंज कर दिया मैंने, कितने ग्राम? सेम कार्यक्रम फिर से किया, 2 ग्राम पे किया। तो बताइए अब क्या आंसर देंगे आप? क्या हीट बदलेगी या नहीं बदलेगी? 2 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो फिर डबल हीट लगेगी। तो क्या बोलेंगे इसको? 2CV। फिर मान लीजिए वो कहता है 3 ग्राम आ जाए तो। आपको मजा आने लगा, आप खेलने लगे, 3 ग्राम ले लूं तो सब्सटेंस का अमाउंट चेंज कर रहा हूं। बताइए आंसर बोले। 3CV। अगर मान लो ऐसे बढ़ते बढ़ते हिम्मत आपकी बढ़ गई और आप कहां पहुंच गए? 32 ग्राम O2 पे। तो 32 ग्राम O2 पे पहुंच गए और 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो 32CV। अब आपसे कोई पूछे कि बताएं 32 ग्राम का मतलब क्या होता है? 32 ग्राम O2 का मतलब, O2 के केस में 1 मोल O2 भी बोल सकते हैं। तो 1 मोल O2 बोल लो, बात सेम है। तो 1 मोल O2 का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया तो कितनी लगेगी? 32CV। अब ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये सब कौन है? तो आप कहेंगे ये सब, पहली बात तो हीट कैपेसिटी है। कह रहे सबके लिए कोई ऐसी बात बोलो जो सब हो जाए। तो क्या बोलेंगे, ये सब क्या है? सब हीट कैपेसिटी है। इनमें से कोई पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सा वाला है? तो ये जो CV लिखा हुआ है, ये CV, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने अमाउंट बदल दिया, और अमाउंट बदल के 1 ग्राम की जगह कितने ग्राम ले लिया? 2 ग्राम। तो बताइए क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदल गई? यहां पे जब आप सॉल्व करें तो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2CV हो गई? नहीं, इसमें से जो CV है वो कौन है? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। 3 ग्राम लेने पे इसमें से जो CV है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसमें जो CV है वो। यानी कि एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको अमाउंट से कोई फर्क। अरे ठीक है, अमाउंट बदलने से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो क्या है, इसीलिए इन है। ठीक है। इसमें से मोलर हीट कैपेसिटी कौन है? हीट कैपेसिटी सारे हैं, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी कौन है? तो क्या मोलर हीट कैपेसिटी सिर्फ एक व्यक्ति है? कौन एक व्यक्ति? 32CV। अरे समझ पा रहे हैं? तो बताइए क्या 32CV को एक नाम दे सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? CV मोलर। तो CV मोलर को क्या लिखेंगे आप? 32CV। अब ये बताइए इसमें CV कौन है और CV मोलर कौन है? इस रिलेशन के अंदर CV कौन है और CV मोलर कौन है? तो ये जो CV है ये कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये CV मोलर कौन है? तो ये है मोलर हीट कैपेसिटी। और जो उधर लिखा हुआ है 32 के बगल में, ये
ये कौन है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या दोनों में रिलेशन समझ पा रहे हैं? ये अच्छा था, आई लाइक इट। है, तुम कहाँ थे अभी तक? अभी आए हो? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए फिर से बनाए? अच्छा, लगता तो तुम्हें को अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हारे नजरिए से देखें तो बहुत बढ़िया लगता है तुम्हें, लेकिन ये सत्य नहीं है। जैसे तुम्हें और भी चीजें लगती होंगी कि तो कोई तुम्हें रोज देगा, ये भी लगता होगा तुम्हें। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें रोजगार हासिल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नॉटी हो जाते हैं। नॉटी बॉयज ऑन द फ्लोर। क्लियर? भाई तो समय से आया करिए, है ना? इससे शिक्षा मिलेगी आपको कि समय से आइए। समय किसी के लिए नहीं रुकता, डीटी पॉजिटिव होता है। चलें, थोड़ा जल्दी कीजिए। अलग है उसका, आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पुराना है वो अपना, पुराना आशिक है वो अपना। ऐसी बातें करता रहेगा वो, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़े। फाइनल आंसर जो आया, जो अभी तक बात आपने समझी उसके बेसिस पे, सीवी में जब आपने 32 मल्टीप्लाई किया, अब सीधे भी आप समझा सकते थे। बताइए सीवी का मतलब क्या है? पीछे वाले टर्म्स को समझा कर, तो सीवी कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट लगी। अगर ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम अगर ले लें तो 32 सीवी लगेगी, और 32 सीवी का मतलब 1 मोल के लिए इतनी हीट लगेगी, तो इसको क्या बोल देंगे? सीवी मोलर। इसी प्रकार से बताइए कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सवाल आता तो क्या करते हैं? सीपी, उसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 32, और इसको क्या लिखते हैं? सीपी मोलर। कई लोग इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, कहते हैं कि इसके फॉर्मूले में यहाँ एम डब्ल्यू लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो? एम डब्ल्यू। तो रट लेते हैं फॉर्मूला का, यहाँ एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। लॉजिक समझ पा रहे हैं कहां से है? ये समझेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कौन इंटेंसिव और कौन ठीक है। बताइए इसमें से कितने लोग इंटेंसिव हैं? इस पूरी सीरीज में जितने आंसर लिखे हुए हैं, 2 लोग। कौन कौन से बताएं? नंबर 1 वाली पार्टी ये, ध्यान नहीं, ये इंटेंसिव है, और आखिरी वाली इंटेंसिव है। पहली वाली क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि उसको मतलब ही 1 ग्राम से, कितना मास लिया उससे कोई फर्क। आखिरी वाली क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि उसको मतलब ही 1 मोल से है, कितने मोल लिया उससे कोई मतलब। बाकी सब जो है वो सब क्या है? वो सब अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। एक्सटेंसिव। चलते रहिए, इसको भी कीजिए। तो कल को सवाल अगर आपको मिलता है तो सीधे आप कर सकते हैं, मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें तो भी आप यहां पहुंच सकते हैं। इसमें से ये जो 2 टर्म उधर लिखे हैं ये कौन है दोनों? ये वाला और ये वाला। और ये जो 2 टर्म लिखे हैं ये दोनों कौन है? तो क्या समझाओगे? ये दोनों इधर वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और वो दोनों मोलर हीट कैपेसिटी। चलते जाइए। अगला रिलेशन आता है मेयर्स रिलेशन। अच्छा, कई दर्द भरे होते हैं वो आज सारे गुलाब खरीद लेते हैं आजकल में, कह रहे किसी को देने नहीं दूंगा। उनका अलग लेवल है, रिवेंज एट टॉप। कह रहे इलाके के सारे खरीद और घर के गमले में लगा दूंगा। अनुभव, अनुभव के लिए वो चीज करनी आवश्यक नहीं है। कैसी बातें करते हैं मैं। चलो ये डालो। मेयर्स रिलेशन। मेयर क्या कहता है कि कहाँ के मेयर है ये? नाम है इनका, लेकिन नाम ही ऐसा तो बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका नाम ही राजा है, तो साहब कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप राजा ही हैं। क्या करेंगे अब? कर भी लेंगे तो भी राजा ही बनेंगे। और पहले से जब है तो करने की क्या जरूरत? सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर, बस बस हो गया। इधर आइए थोड़ा सा,
इट्स ओके। इस रिलेशन में पहली चीज इंपॉर्टेंट, ये जो दो बातें लिखी ये दोनों कौन है बताओ? मोलर हीट कैपेसिटी। तो इनका जो रिलेशन था वो किसके बारे में था? मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में था, नंबर एक बात। नंबर दो बात किसके बारे में था? आइडियल गैस के बारे में था। ठीक है, और क्या बातें हैं इसमें? इसको मोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कहां से, उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले जान लें क्या है। इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के कितने मोल है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, सीपी मोलर और सीवी मोलर जो ये दो व्यक्ति हैं, क्या इन दोनों की वैल्यूज कभी किसी गैस को चेंज करने से बदलेगी नहीं? जैसे आपने यहां पे लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ, तो एक और बात ऐड कर लें पहले, ये जो रिलेशन है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस है। इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस का मतलब गैस आप कोई सी भी लें, ये रिलेशन चेंज। फिर एक प्रश्न पूछेगा क्या इनके इंडिविजुअल वैल्यूज भी इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस हैं? मतलब क्या सीपी मोलर और सीवी मोलर भी नहीं बदलेगा अगर गैस बदलेंगे तो ये बदलेगा। डिपेंड करेगा, इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एटॉमिसिटी बदलने से क्या बदलता है? इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज बदलती हैं, इसकी और इसकी, लेकिन क्या नहीं बदलता? इनका डिफरेंस नहीं बदलता। डिफरेंस वही रहेगा कितना? आर। तो ये सब बातें देखिए नहीं बदलती हैं, जो नीचे लिखी हैं ये रिलेशन के लिए लिखी हुई हैं। गैस कौन सी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडियल गैस के लिए रिलेशन है, दोनों मोलर हीट कैपेसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने लेते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन पे आइए। सब ठीक है? हे नली, डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन कहां से आया है? ये बिल्ला कह रहा है सर ये सब आप कॉलेज में नहीं किए क्या? क्या पूछ रहा है बिल्ला, बताइए। बिल्ला का पुराना प्रश्न लगता है, नाम सही है लेकिन बिल्ला। तात्या बिच्छू नाम रख लो अपना। डेरिवेशन ऑफ मेयर रिलेशन, आइए देखें। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई आइडियल गैस है, क्योंकि आइडियल गैस का रिलेशन है तो पीवी इज इक्वल टू क्या चलेगा बताओ? अगर मान लो मैं 1 मोल आइडियल गैस ले लूं तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। एक रिलेशन आपने पढ़ा था एंथैल्पी को समझा था जब, एच इज इक्वल टू, तो ये तो जनरल रिलेशन है, आइडियल गैस के लिए भी सही है। जब आइडियल गैस के ऊपर हम 1 मोल पे इसको लगाएंगे तो बताएं पीवी की जगह क्या लगा सकते हैं फिर? तो पीवी की जगह मैंने लिख दिया आरटी, मामला ऐसा हो गया। एच इज इक्वल टू ई प्लस आर टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में? टी कौन है? टाइम, टेम्परेचर। इधर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ ई प्लस आर टी, अंदर भेज दो। अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? ये डी एच बाई डी टी। इधर क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी, और ये अंदर जाएगा तो डी बाई डी टी ऑफ आर टी। आर टी में आर कैसा है? 12 जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बचा बताओ? यहां से बचा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी और प्लस आर। ये रिलेशन समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। इस रिलेशन को हमने किसके लिए साबित किया है? जब यहां से यहां देखिए आए हैं तो पीवी की जगह क्या लिखा है? कितने मोल के लिए साबित किया? तो यानी कि ये बात 1 मोल के लिए सही है क्या? 1 मोल आइडियल गैस के लिए सही है। फिर बताइए, आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था, अगर आपकी याददाश्त दुरुस्त हो, डी एच इज इक्वल टू एन सीपी डी टी। और क्या पढ़ाया गया था? डी इज इक्वल टू, जहां पे सीपीसीवी अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो सीपीसीवी कौन है यहाँ? मोलर हीट कैपेसिटी। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 3 फॉर्मूले बताए थे आपको पिछली क्लास में, तीसरा वाला ये था। तीसरे वाले में जो सीपीसीवी है कौन है? ठीक है, तो बताएं अगर एन की वैल्यू कितनी डाल दें? 1। अगर एन की वैल्यू 1 डाल दें तो फिर क्या रिलेशन आएगा? डी एच इज इक्वल टू सीपीडीटी और डी इज इक्वल टू, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों कौन है? अब ये कौन है और ये भी कौन है? ये बात समझ पा रहे हैं?
अब चाहे तो लिख दें आप। तो बताइए 1 मोल के लिए क्या ये वाली बातें यूज कर सकते हैं? और क्या सवाल हम 1 मोल पे लगा रहे थे? आप डीएच की जगह क्या डीएच बाई डी टी की जगह क्या लिख दोगे यहां से? फिर बताओ, यहां से लिख दोगे डीएच बाई डी टी की जगह पे सीपी मोल, और यहां से डी बाई डी टी की जगह पे आइए, तो डीएच बाई डी टी यहां से बन गया सीपी मोलर, और डी बाई डी टी यहां से बन गया सीवी मोलर। रिलेशन क्या था आपका इधर वाला? ये कॉपी करें, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस, फिर बताएं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सीपी मोलर। इसकी जगह यहां से आंसर क्या आएगा? सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर। ये कौन है? मेयर रिलेशन। ठीक है, ये पहला तरीका। रफ्तार बनाए रखें कि इवन का प्रयोग करें। अगला प्रश्न ये आता है कि अगर 1 मोल की जगह 2 मोल कर दूं तो क्या कुछ परिवर्तन होगा या फिर यही रहेगा? जवाब तो पीछे लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है? इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, और क्या लिखा हुआ है? इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। यहां तक खींच। कसम से बहुत तेज नोट करते हो, थकते नहीं हो? सब ठीक है, इट्स ओके। चलिए खींचे फटाफट। तो ये रिलेशन इसमें पुट कर दिया है, फाइनल आंसर। इसीलिए जो रिलेशन सही है वो किसके लिए सही है? सीपी मोलर और सीवी मोलर के लिए सही है ना? तो मेयर्स रिलेशन में दोनों जो टर्म है वो मोलर हीट कैपेसिटी है। प्रश्न ये आता है, पहला ऑब्जेक्टिव, कि अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस पे साबित कर चुका हूं, तो कल को मान लीजिए मैं 2 मोल लेता, तो अगर कोई पूछे 1 मोल आइडियल गैस पे तुमने प्रूव किया, सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू कितना आया? आर। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं 2 मोल आइडियल गैस ले लूं, तो 2 मोल आइडियल गैस के लिए ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन में क्या कहेगा? कहेगा कुछ मल्टीप्लाई कर दूं क्या? दो कहीं तो मल्टीप्लाई करो, 2 लेके आए हो तो क्या करूं? यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 आर लिख दूं क्या? एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, यहां आर रहने दूं तो यहां 2 सीवी कर लूं। या तीसरा ऑप्शन है इसमें 2 कर लूं, इसमें रहने दूं और इसमें रहने दूं, या यही रहने दूं? ये प्रश्न है। तो सही जवाब क्या है? कि यही सही है। अगर यही सही है तो फिर ये क्यों सही है, ये अगला चर्चा का विषय। ठीक है, अब मान लीजिए 2 मोल आइडियल गैस में मैं प्रश्न लगाने जा रहा हूं। फिर से डेरिवेशन पे आइए, बताइए H इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया? अच्छा, हो, क्या बात है, संगत का असर है गुरु ये। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छी संगत रखिए। 2 मोल आइडियल गैस, मान लीजिए आप 2 मोल आइडियल गैस लें, है ना? तो 2 मोल आइडियल गैस के लिए आप इसको साबित करिए। तो बताएं H इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? फिर से E प्लस पीवी। और बताएं 2 मोल आइडियल गैस से पीवी इज इक्वल टू क्या लगाओगे? एनआरटी। एन की वैल्यू कितनी है? तो पीवी इज इक्वल टू क्या लगाओगे? 2RT। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे? H इज इक्वल टू E प्लस, डिफ्रेंशिएट करो, ये बन जाएगा डी एच बाई डी टी। अब तो जल्दी लिख लो, ये बन जाएगा डी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2R बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी कितना हो जाएगा? 1, बराबर।
अब बताइए जो डीएच बाई डी टी है उसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, फॉर्मूले पे जाओ फिर से वापस, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर, 3 सेट बताए थे, तो ये वाला यूज करेंगे ना। इसमें सीपीसीवी कौन होते हैं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं सीपीसीवी के बाहर सबस्क्रिप्ट में क्लैरिटी के लिए कि ये मोलर है। अब बताएं मोल कितने लगाओगे यहाँ पे, 2। अगर n की वैल्यू 2 लगा दे तो फिर क्या रिलेशन है बताओ, डीएच इज इक्वल टू क्या है, 2 CP मोलर dt, और d इज इक्वल टू बताओ 2 CV मोलर dt। अब बताओ डीएच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 2 CP मोलर, और d बाई डी टी की वैल्यू, तो बताइए यहां पे पुट करें, इसकी जगह कितना पुट करोगे, 2 टाइम्स CP मोलर, और इसकी जगह 2 टाइम्स CV मोलर, ये 2 आ रहा है, 2 कट लेगा, 2 जैसे कटेगा तो बताइए कटते फिर वहीं पहुंच गया, CP मोलर इज इक्वल टू CV मोलर प्लस R। तो क्या ये रिलेशन 2 मोल के लिए भी सही है, तो मोल पे डिपेंड नहीं करता, उसका रीजन समझ गए, खींचते जाइए। अभी बैक पे ही हो तो चले, फटाफट खींच, 3 मोल लेंगे तब भी यही आने वाला है, आप समझ गए बात को, तो मामला इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मोल से, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसका एक और मेथड देख लें जिससे सारी बात एक बार में और क्लियर हो जाएगी। जैसे आप लिखते हैं, ऐसे ना करना चाहें तो ऐसे कर लें, H इज इक्वल टू क्या चल रहा है, E प्लस पीवी, दोनों तरफ डेल्टा लगा लो, चेंज निकालना आपको, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ H इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ E प्लस पीवी, डेल्टा अंदर भेजो, तो डेल्टा ऑफ E प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, बताइए पीवी इज इक्वल टू क्या चलेगा, आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। अब हम बात बिल्कुल जनरलाइज कर रहे हैं एन मोल के लिए, तो बताइए यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एनआरटी, डेल्टा एच क्या पढ़ा था आपने, एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा ई, ये सब सब्सटेंस के लिए होता है। तो बताइए यहाँ पे सीपी कौन सा वाला है, मोलर, यहाँ सीवी कौन सा वाला है, पुट कर दो यहाँ पे, इसकी जगह कितना पुट करोगे, एनसीपी मोलर डेल्टा टी, और इसकी जगह एनसीवी मोलर डेल्टा टी। इसके पास आओ, इससे पूछो क्या क्या कांस्टेंट है तुम्हारे पास, कहेगा एन कांस्टेंट है, और आर तो बचपन से कांस्टेंट है, बताइए एन क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो आप कॉन्सेप्ट किसी रिएक्शन पे नहीं लगा रहे हैं, सब्सटेंस पे लगा रहे हैं, और सब्सटेंस के मोल तो कुछ ना कुछ लेंगे ना आप, तो जो लेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। टी कैसा है, वेरिएबल, क्यों टी वेरिएबल है, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर तो बदलेगा। तो बताइए जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लें, क्या बचेगा फिर, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट अंदर, डेल्टा टी, काटो, काटने से देखिए फायदा ये होगा, मतलब यहां की बात करें अगर, डेल्टा टी भी कट जाएगा, और सीपी मोलर सीवी मोलर इज और प्लस आर, ये रिलेशन आ गया। बताइए फिर से वही मेयर्स रिलेशन आ गया। इस बार बात क्या समझ में है आपको, कि एन भी हो तो भी कट जाएगा, तो जब एन ही कट रहा है तो एन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भी कटेगा, सोचिए एन तक कट रहा है, ठीक है, बात जनरलाइज हो गई है। चलिए एक सवाल अब आपको लग गया होगा, कितने लोगों को लग गया, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उनको समझ में आ गया, सीधा झंडे की तरह, आई लाइक कॉन्फिडेंस।
सवालों पे आते हैं। अब क्या आएंगे, आएंगे इस पे। कीजिए। चलें, इसी में मजा आ रहा है। यहां तक हो गया था। लगाइए। कितने लोग का आ गया? सिद्धार्थ आ गया, मैं ही बहुत कम है। सही गलत तो उसके बात करें। आ गया, मैं कम से कम 25-30 लोग तो हैं पहले। हाँ भाई, आया क्या? कितने लोग आ गया अभी तक? हाँ, कौन सा पहला? कितने लोग पहला आ गया? दूसरा? तीसरा? तीसरा? अरे बताओ, तीसरा तो डर क्यों रहे हो? मारे थोड़ी को तुम्हें। चौथा? पांचवा? ठीक है। देखिए, मूर्ता कोई जुर्म नहीं है, आप ये में समझिए। मूर्ता एक प्रकार का एडजेक्टिव है, वो कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, तो उसमें परेशान मत हुआ करिए आप। अब क्या है कि जैसे सीपी माइनस सीवी पूछा हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूछी, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए सीपी सीवी कौन है। ठीक है, तो अगर आपने वो चिपका दिया जो भी आप चिपका रहे थे कि सीपी और सीवी का डिफरेंस आर लिख दिया आपने, तो बहुत लंबे में हो जाएगा मामला। बराबर। मैक्सिमम लोग यही टिक करके आ जाते हैं, उनको लगता है उनको हीट कैपेसिटी आ गई है। अब बताइए ये दोनों कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसने डिफरेंस किसका पूछा है? पूछा स्पेसिफिक का ही है। तुम्हें किसका पता होता है? मूलर का। भगवान से डरो। उसने पूछा, देखो सीपी माइनस सीवी और आगे लिखा है जो सीपी और सीवी है वो कौन है। पूछा स्पेसिफिक का डिफरेंस है उसने, तुम्हें किसका पता होता है? तो तुम्हें जो पता है वो पहले बताओ। तुम्हें पता ये है सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर। अच्छा, इसमें कई छोटा बड़ा देखने वाले होते हैं कि छोटा सी बड़ा सी चेक करूंगा। अब चेक कर लो छोटा सी बड़ा सी। तो नाम ही लिख दिया ना उसने, अब छोटा सी बड़ा सी नहीं खेलना है। अब बताइए, ये आपको पता है तो ये आंसर तो नहीं है। ये क्यों नहीं आंसर है? क्योंकि ये दोनों किस क्या होते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। इनका डिफरेंस पूछा होता तो ठीक था, लेकिन इनका पूछा ही नहीं उसने। उसने जो पूछा वो स्पेसिफिक का डिफरेंस। तो बताइए रिलेशन पता है मोलर और स्पेसिफिक में? क्या रिलेशन पता है? सीधे भी समझा सकते हैं, बताइए। सीपी मोलर है और एक ये सीपी है, इधर वाला सीपी ये कौन है? ये स्पेसिफिक। और ये तो स्पेसिफिक का मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाया होगा 1 डिग्री है। तो N2 का मोलर मास कितना है? करें वही ऑक्सीजन वाला लगा दूं क्या 32? तो N2 का लगाना भैया यहाँ पे। 1 ग्राम के लिए ये एनर्जी ये हीट लगती है, तो 28 ग्राम के लिए क्या लगेगी? इंटू 28। 28 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो वही 1 मोल के लिए होगी। बताइए सीवी मोलर को क्या लिखेंगे आप? सीवी मोलर को लिखेंगे 28 इंटू सीवी। ध्यान दें, इधर जो दो व्यक्ति ये हैं ये कौन है? ये वाला और ये वाला। और ये दोनों कौन है? तो दोनों में अंतर समझिए। ये दोनों स्पेसिफिक है, और इधर जो दो पार्टी है ये मोलर है।
मोलर का रिलेशन आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ है, तो बताएं इसमें इसकी जगह पे कितना पुट कर सकते हैं? 28 सीपी, और इसकी जगह पे 28 सीपी कहाँ पुट करोगे? इसमें पुट करो भी। जैसे जैसे पुट करोगे बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 28 सीपी माइनस 28 सीवी इज इक्वल टू, अब ये सीपीसीवी कौन है? अब ये जो सीपीसीवी ये कौन है? अबे अभी स्पेस पे भगवान डरो। अभी कह थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कितने लोग कॉन्फिडेंस आ गया, तो लगभग लगभग सारे हाथ खड़े थे। अब बता ही नहीं पा रहे भाई साहब कौन सा मोलर है कौन सा स्पेसिफिक है। हर 2 मिनट बाद गलत हो जाता है। समझिए यहां से देखिए, पहले ये कौन है दोनों? ये दोनों तो मोलर है, मेयर्स रिलेशन है। ये दोनों कौन है? मोलर है, यानी कि 28 ग्राम के लिए डिफाइन है। तो ये दोनों कौन है? ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। इसमें 28 क्यों मल्टीप्लाई किया? जिससे 28 ग्राम के लिए डिफाइन हो जाए। फिर वैल्यू में रिलेशन जिसका पता है उसी की वैल्यू पुट करोगे ना। ये रिलेशन में कौन लोग हैं? अपना नाम नहीं बताना है। तो रिलेशन में ये दोनों हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप इन दोनों की ना। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये देखो इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। जब पुट कर दी तो 28 अगर हटा दे तो ये कौन है अंदर? ये तो स्पेसिफिक है ना। और ये कौन है अंदर जो 28 हटा दे? तो अब क्या करेंगे? 28 उधर पहुंचा दो। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आ चुका R/28, ये आंसर है। और इसमें जो सीपी सीवी है वो कौन है, कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ये दोनों अब स्पेसिफिक है। अब कितने लोग कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कोई सवाल आ गया तो कर लेंगे? अब देखेंगे नहीं। चलें। फटाफट खींचो। सीवी की वैल्यू, अगर मान लीजिए गैस चेंज कर दें तो सीवी होता है FR/2। एफ यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, पैसे वो भी ले रहे हैं तो मिल गए होंगे पैसे फिर। तो डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ, है ना। एफ अलग अलग होता है, मोनोटॉमिक का अलग होता है, डाइड का अलग होता है। और देखिए जब मोनोटॉमिक गैस लेंगे आप, ये सब बहुत डिटेल में होता है फिजिक्स में। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ट्रांसलेशनल काउंट होते हैं इसमें। अब ये सब चर्चा का विषय वहां पे है। डायटॉमिक में 5, पॉलीटॉमिक 6, रोटेशनल काउंट होने लगता है, रोटेशनल वाइब्रेशनल ये सब काउंट होने लगते हैं। ठीक है, वो सब चर्चा का विषय वहां का है। अब अगर सीवी निकल आया तो सीपी भी निकल आएगा। सीवी इज इक्वल टू FR/2। तो बताइए ये सीवी जो हमने लिखा है ये कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीपी मोलर फिर कितना होगा बताओ? सीवी मोलर प्लस आर। तो इससे आप सीपी मोलर भी निकाल सकते हैं। सीपी मोलर आ जाएगा FR/2 प्लस आर, आर कॉमन ले लो, F/2 + 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। टेबल बनाइए अभी। सब ठीक है, पूछ रहे हो बता रहे हो। टेबल
लिस्ट बनाए। देखिए जब मोनोटॉमिक गैस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास 5, इसके पास 6। पहला काम है सीवी मोलर लिखें, दूसरा काम है सीपी मोलर लिखें, और तीसरा गामा लिखें। गामा क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। थोड़ी चर्चा इधर कर लें फिर उधर आए। ये सब फिजिक्स का काम है, बहुत डिटेल में पढ़ना। आइए इधर आइए। सीवी मोलर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? FR/2। इसमें सीवी मोलर प्लस आर। ठीक है, शुरू करें। एफ की वैल्यू 3 लगाओ, कितना आ जाएगा? 3R/2। यहां लगाओ 5, 5R/2। यहाँ 6R/2। 6R/2 मतलब इसमें आर जोड़ दो, इसमें आर जोड़ो। 3R/2 प्लस आर, 5R/2। इसमें आर जोड़ो, इसमें आर जोड़ो, 4R। गामा बताओ। गामा इज इक्वल टू सीपी मोलर अपॉन सीवी मोलर। पहले वाले का गामा हो जाएगा 5/3, आर कट लेगा। दूसरे वाले का 7/5, तीसरे वाले का 4/3। ये 1.33 आ गया। 1.4, 1.66। गामा मोनो डाई ट्राई एनालिसिस। एनालिसिस ये कहती है कि अगर आप गामा मोनो देखें और पॉली देखें तो तीनों में एटॉमिसिटी जब बढ़ती जाती है तो पहले वाले की मोनो की वैल्यू कितनी आई? 1.66। दूसरे की, तीसरे की, तो वैल्यू घट रही है बढ़ रही है? जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे गामा कम होता है। ठीक है। इतना नहीं करना चाहते तो एक जुगाड़ सुन लें गामा का सीधे। गामा इज इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो सीधे लिखें गामा इज इक्वल टू 1+2/f। कैसे ये बात आई है? देखिए यहां से अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, है ना, किसको किसको, ये वाला और ये जो पुराना वाला है ये वाला, डिवाइड करो। देखो इसमें डिवाइड करो FR/2। FR/2 डिवाइड करोगे तो यहां से कट जाएगा FR/2, 1 बन जाएगा ये। और यहाँ FR/2 डिवाइड करो तो RR कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 2/f। तो CP/CV निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 1+2/f। इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डालते जाइए, आंसर आते जाएंगे। बताओ मोनो में कितना लगाओगे इसको? 3। तो 1+2/3, 2/3 मतलब 0.66, तो 1.66 आ गया। इसको 5 लगा दो, यहाँ पे 5 लगाओगे 2/5, 0.4, 1.4। यहाँ पे 6 लगा दो, 2/6, 1/3, 0.33, 1.33। तो इतनी जानकारी आपको गामा के बारे में होनी चाहिए।
उसका सोचो पीछे क्या क्या छूट गया, वो क्या रहा होगा। एक्सरसाइज की तरह लो इसको, है? उसको चलते उसको जस्ट इग्नोर इट। चले, इतना काम हो जाने के बाद लिखें, देर आर टू वेज, देर आर टू वेज टू परफॉर्म अ प्रोसेस, देर आर टू वेज टू परफॉर्म अ प्रोसेस। पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा नाम बगल में लिखें, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सामने लिखा हुआ। क्वासी स्टैटिक का मतलब है कि ऐसा लगेगा कि प्रोसेस रुका रुका सा ही है, इतना धीमे चलता है कि लगता है चलता ही नहीं। पहला पॉइंट लिखें, ड्राइविंग फोर्स शुड बी, पहला पॉइंट। अभी लिखते जाएं फिर समझ लेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लिखना है, तो मैं वैसे भी नहीं लगाता बाद में भी। ड्राइविंग फोर्स पहला, शुड बी इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर, बस यही सुनना था, इसी का तो वेट कर रहे थे। वो तो आए नहीं पूछा, इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर। इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर का मतलब होता है इतना छोटा अंतर कि अनंत, आप छोटे से छोटा जितना सोच पा रहे हैं, इनफाइनाइटली छोटा सोचना है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली बड़ा नहीं, इनफाइनाइटली छोटा। जैसे मान लीजिए कोई कहता तलवार ले आओ आपके लिए, आप कहना नहीं तलवार नहीं, चाकू। उससे छोटा सोचो, कहने वो भी नहीं, सुई, सुई से भी छोटा। भाई, भाई तो गहराई में जा रहा है भाई। तो मतलब छोटे से छोटा सोचना है, उसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सिमिली। आगे क्या लिखा आपने, ग्रेटर। लिखते जाइए, बाकी बातें समझते हैं भी। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर। हाँ यही तो बात है, सब सीधा है। आप थोड़ा सा लिखते जाए, मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना अभी, गलत समय पे आप लगा देते हैं सही चीज, फिर सही समय के लिए बचती नहीं है। अभी सिर्फ लिखना है ना। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। सेकेंड पॉइंट, अब इसको बहुत आसान भाषा में, इनफाइनाइटली सिंपली ग्रेटर अगर आपको बहुत कठिन लगता है ना, तो इसके यहां लिख सकते हैं आप बहुत स्लाइटली। पूरे वर्ड की जगह क्या लिख सकते हैं दिमाग में अपने, स्लाइटली। लेकिन कभी कभी लैंग्वेज ऐसी आ जाएगी तो आपको पता तो होना चाहिए क्या कहता है। अब मान लो ये लिख दिया उसने, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अब वहां स्लाइटली की जगह क्या लिखा मिला, तो हो जाएगा आपका आईसीएससी हो जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम, सेकेंड पॉइंट, equilibrium is maintained at every stage of process. Equilibrium is maintained at every stage of process. तीसरा point, work done in expansion, work done in expansion is maximum. Work done in expansion is maximum. चौथा point, it will take infinite time. It will take infinite time. ये सब किसके अंदर लिखा हम लोगों ने, ठीक है रिवर्सिबल। अब आ जाइए इरिवर्सिबल, हिंट डालें, इरिवर्सिबल प्रोसेस, नए पेन से हिंट डालेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहला पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स, हाँ ढक्कन खोल के, बहुत बढ़िया, सामूहिक ढक्कन खोलते हैं ये। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन, पहला पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स।
पिछली बार इस बार में थोड़ा अंतर समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम is achieved only at initial stage and final stage. Equilibrium is achieved only at initial stage and final stage. तीसरा, it will take a definite time. It will take a definite time. चौथा, all natural processes are irreversible. All natural processes are irreversible. चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि पहले रिवर्सिबल समझाओ, क्या चक्कर है, क्या लिखा पड़ा है, हिंट डालें रिवर्सिबल प्रोसेस, सचित्र वर्णन करेंगे। मान लें आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस भरी और यहां पे पिस्टन लगा हुआ है। सुनते जाए भी ध्यान से। तो यहां पे एक आइडियल गैस आपने भर दी, कुछ पार्टिकल उनके, कुछ मोल, इनका कुछ प्रेशर होगा अंदर से। मान लें ये पी गैस है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, बाहर वाले की कम है। अंदर का जो पी गैस है मान लेते हैं 20 एटीएम है समझने के लिए, और बाहर वाला जो बाहर से लग रहा है वो 1 एटीएम है। तो 20 एटीएम 1 एटीएम के आगे काफी ज्यादा है। तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि जब ये ज्यादा है तो पिस्टन तो चलना चाहिए, तो रुका कैसे, तुमने फोटो कैसे खींची? तो ये मत बोल देना एक्सक्यूज मी बोला था मैंने, तो उससे कहेंगे मैंने रोका था। क्या बोलेंगे? कह रहे कैसे रोका था? रुक जाओ ना प्लीज, ऐसे करके नहीं रुकता कोई। बातों से अगर कोई रुका है तो बातें खत्म होने के बाद चला जाएगा। समझ रहे हैं? बातों से मत रुका करिए। अब देखिए ये क्या है, उसके ऊपर आपने कुछ वजन रख दिया जिससे कि एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो और प्रेशर क्रिएट हो और वो रुक जाए। तो 20 और 1 कितने का अंतर था? 19 का डिफरेंस था। 19 यहां से बाहर से सपोर्ट लिया। अब वो सपोर्ट किस फॉर्म में लिया वो आपकी इच्छा है। आप चाहें तो क्लिप लगा दें, आप चाहें तो हाथ ऐसे रख दें, खुद बैठ जाएं। तो यहाँ पे एक नया तरीका ढूंढा गया, रेत के पार्टिकल रख दिए गए। ये सब किसके पार्टिकल हैं? रेत के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट का ढेर लगा दिया यहाँ पे। अब बताइए ये कितना क्रिएट कर रहा है? 19 एटीएम। ये कितना है? 1 एटीएम। दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 20। और बाहर वाले को अंदर वाले ने, तो ये 19 एटीएम लेकर के आ रहा है। मतलब अब आप देखिए ये आराम से रुका रहेगा, जितनी देर चाहे आप उतनी फोटो ले सकते हैं, अलग अलग एंगल से लीजिए फोटो। अब बताइए मान लीजिए ऐसे लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप फोटो तो ले लिया आपने, उसके बाद अगला स्टेप है प्रोसेस को शुरू किया जाए। प्रोसेस को शुरू करने में रिवर्सिबल प्रोसेस कराना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो जो बातें वहां लिखी हुई हैं। क्या पहली बात क्या लिखी है? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो अंतर होना चाहिए वो बहुत ही इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर, यानी कि जो अंतर होना चाहिए उसमें ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब क्या है? कौन बड़ा होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स, तभी तो ड्राइव होगा वो। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बड़ा रखना है, ग्रेटर रखना है, लेकिन कितना बड़ा रखना है? स्लाइटली ग्रेटर रखना है। तो इनफाइनाइट सिमिली की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं दिमाग में अपने? स्लाइटली। बराबर? ठीक है, ये ठीक लगा मेरे को। अब वो कैसे कराएंगे उसके लिए एक आदमी लगाएंगे आप। भाई ये 20 है, बाहर वाला भी 20 हो गया, अंदर वाला भी 20 हो गया, दोनों बैलेंस है। अगर आप इसको इस परिस्थिति में छोड़ दें तो ये क्या कहीं जाएगा? ऐसे मेंटेन रहेगा। तो बताइए अभी क्या चल रहा है सीन? अंदर वाला कितना? 20, बाहर वाला भी, दोनों बैलेंस है, मामला सेट है। फिर आपने एक व्यक्ति को बुलाया, ये है सुनील। सुनील को बुलाया, सुनील को काम दिया, कहा कि तुम्हें यहां से रेत का एक छोटा सा पार्टिकल उठा करके फेंकना है। बराबर? इसको ये काम दिया गया। अब ये काम दिया गया तो उसने इतनी सारी रेत उठा ली, काफी सारी, 10-20 पार्टिकल आ गए। बोला ऐसे नहीं करना है, नौकरी तुम्हें किसने लगाई है? एक पार्टिकल एक बार में। तो बताइए क्या उसको डिफरेंशियल मास हटाना है यहां से? अगर वो डिफरेंशियल मास यहां से हटाएगा तो कितना प्रेशर डिक्रीज होगा बाहर से? डिफरेंशियल भी। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, बाहर और अंदर वाले के बीच में? डिफरेंशियल ना के बराबर। उदाहरण के तौर पे अंदर वाला 20 है, बाहर का 20 था, थोड़ा सा हटाया डीएम, तो बाहर का डीपी गिरा। डीपी गिरा मतलब 20 की जगह बाहर वाला कितना हो गया? 19.नो नो नो नो। अब ये नो 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 आप कितने भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जहां घर जाके लगाते रहिएगा। इतने नो 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 है ना।
ठीक है, तो आपने कविता सुनी होगी, वो मैंने कहंदी नो 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 नो, इसी पे भेज दे वो। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहा है कवि। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि अंदर वाला 20 है और बाहर वाला जो है वो 19.9 कर दिया, मान लो हमने समझने के लिए। हालांकि ये है कैसा, ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमने मान लिया 19.9। अब बताइए बाहर का टारगेट कितना हो गया, बाहर का टारगेट कितना हो गया 19.9। अंदर का प्रेशर कितना है, अब क्या पिस्टन में अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है, तो ड्राइविंग फोर्स उसको ऊपर ले जाएगा। अब ऊपर ले जाएगा तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बताइए ये वेसल बड़ी हो गई क्या, वेसल उतनी बड़ी है, उसमें ध्यान दें लोकेशन बदल रहे हैं पिस्टन की। पिस्टन पहले यहां पे था, अब पिस्टन इससे हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया। बताएं पिस्टन अब यहां शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तो बताइए ये जो मूवमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, इस मूवमेंट को अगर ट्रेस किया जाए तो ये मूवमेंट बहुत ही छोटा है, देख रहा है, ये मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट आप डिफरेंशियल एक्स बोल सकते हैं इसको, बराबर। तो पिस्टन कहां चला गया बताओ। अच्छा पिस्टन कब तक ऊपर जाएगा, जब तक बाहर अंदर वाला दोनों फिर से बराबर। तो अगर मान लो एग्जैक्ट बात करें तो अगर बाहर वाला 19.999 हुआ था तो बाहर वाला भी, पहले बाहर वाला 19.999 आपने टारगेट दिया, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा बाद में 19.999 हो जाएगा। अब बार बार 999 ना बोलिए, आसान भाषा में क्या बोल लेते हैं, बाहर वाला कितना दिया मैंने 19.9, अंदर वाला 20 से घट के कितना हो जाएगा 19.9, फिर दोनों टारगेट बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो फिर से पिस्टन रुक जाएगा। तो बताइए अब अंदर वाला भी कितना हो गया 19.9, क्या दोनों बराबर। आपने कितना मूवमेंट करा लिया, डिफरेंशियल एक्स कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, डिफरेंशियल वी कितना वर्क डन हुआ होगा, डिफरेंशियल डब्ल्यू बराबर। इस तरीके से वॉल्यूम आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर सुनील को बुलाएंगे, सुनील कहाँ हो तुम, सुनील से कहेंगे अभी भी रेत का ढेर रखा है, हट गया पूरा रेत का ढेर। रेत के ढेर में से बस क्या हटा है, एक पार्टिकल ही तो हटा है। सुनील को बुलाइए, काम पे लगाइए, कह दो भाई साहब फिर से वही प्रक्रिया रिपीट करो। बताइए जब इनिशियल स्टेज थी, ये वाली कौन सी स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है या नहीं है, हाँ भाई इक्विलिब्रियम है क्या, बाहर वाला और अंदर वाला दोनों बैलेंस किए थे आपने, तो यहाँ इक्विलिब्रियम है। बताइए जब थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो ये जो सेकंड स्टेज आई, इस पे इक्विलिब्रियम है क्या, इस पे भी इक्विलिब्रियम है, ये इंटरमीडिएट है। फिर बताइए ऐसे ही करते करते फिर वो रेत का एक पार्टिकल हटाएगा, बताइए वो रेत का पार्टिकल फिर एक हटाएगा, फिर से पिस्टन कहां जाएगा, डिफरेंशियल एक्स ऊपर जाएगा, डिफरेंशियल वी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर इससे थोड़ा सा फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पिस्टन कहां जाएगा, जहां तक आप भेजना चाहें वहां तक भेज सकते हैं। तो क्या वॉल्यूम में एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से करते 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 मान लीजिए आखिरी में आप यहां आकर के रुके, और जब यहां के रुके तो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हो चुका है, V1 से शुरू किया था आपने, और V1 से शुरू करके कहां पहुंच गए, फाइनली यहाँ V2 तक पहुंच गए। यही प्रक्रिया करते 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 करते, बताइए ये जो पूरा एक्सपेंशन हुआ इसे आप क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या ये, ठीक है। बाहर का टारगेट आपने फिर गिरा दिया होगा, कैसे गिरा होगा 19.9 था, आप कितना घटा दिया होगा 19.8, फिर अंदर वाला उसकी बराबरी करेगा। बार बार आप बाहर का टारगेट थोड़ा थोड़ा गिराते जाएंगे और अंदर वाला उसकी बराबरी करता जाएगा, और इसके लिए वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे और एक्सपेंशन हो जाएगा। पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़े, पहला क्या लिखा हुआ, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से हल्का सा बड़ा होना चाहिए, सही है। अगला पढ़िए, पहली बात को दूसरे तरीके से अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो अंतर है वो ना के बराबर है, मतलब लगभग लगभग दोनों फोर्स बराबर है। बात को बोलने के तरीके देखिए, पहला क्या बोला मैंने, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर है। दूसरी बात क्या बोली मैंने, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का अमाउंट लगभग लगभग, यानी कि पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल लगभग लगभग यहाँ पे बराबर होते हैं। इस बात को हम आगे यूज करेंगे, पी गैस और पी एक्सटर्नल को लगभग लगभग बराबर मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे, बराबर। सेकंड पॉइंट पढ़े, इक्विलिब्रियम मेंटेन है हर स्टेज पे, चेक कर लीजिए। तीसरा, इट विल टेक डेफिनेट टाइम या इंडेफिनेट टाइम, बहुत अधिक समय लग रहा है कि इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स कराएंगे आप, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगला, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, क्या कह रहा है ये, इसको समझें। इसमें भी आगे भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जब हम एक्सपेंड हो रहे हैं, ध्यान से कोई पूछे आपसे कि बताइए इसमें कौन सा वर्क मैक्सिमम होता है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन,
तो आप कहेंगे एक्सपेंशन मैक्सिमम होता है, कंप्रेशन नहीं होता है। तो बात जो लिखी बहुत ध्यान से लिखी, किसके बारे में? एक्सपेंशन के बारे में। क्यों लिखी है समझिए। बार का टारगेट पहले कितना था? 20, बाद में कितना हुआ? 19.9। ये तो लिखा है हमने, वैसे हुआ क्या हुआ होगा? 19.99999। फिर उसमें से अगली बार क्या हुआ होगा? 19.99999 में से एक नौ कम। तो क्या बार का टारगेट लगभग लगभग बड़ा ही मेंटेन है, 20 के आसपास ही मेंटेन है। तो क्या बाहर से रोकने वाला प्रेशर है वो काफी बड़ा है, और वो पूरे प्रोसेस के दौरान परेशान कर रहा है, लगातार बड़ा बना हुआ है। तो अंदर से जो गैस उसको एक्सपेंड होने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए एक्सपेंशन का वर्क यहाँ पे कैसा आता है? ज्यादा आता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? दूसरे वाले से। दूसरे वाले से मतलब इरिवर्सिबल वाले से, बराबर। खींचे। इरिवर्सिबल पे आइए। चित्र बना लिया? तो जल्दी खींचे। चर्चा करते हैं इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में जो कार्यक्रम होगा वो एक झटके में होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। कहां कहां? इनिशियल और, ठीक है। एक लेवल के बाद ये भी काम नहीं करता है। नहीं चाहते क्या है, क्या ही चाहिए, सबसे ऊपर उठ गए। आइए समझे। मान लीजिए आप अगर इरिवर्सिबल तरीके से प्रोसेस को कराना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी नोट करें जिससे कि ज्यादा बातें हो पाए जल्दी जल्दी। मान लीजिए पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर, अच्छा आपकी वेसल थोड़ी बहुत टेढ़ी बन जाएगी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या वेसल सीधी नहीं बन रही है सर, उसमें समय लगता है थोड़ा। हाँ भाई, मान ले कि अंदर का प्रेशर कितना है? फिर से 20 एटीएम, और बाहर वाला? ठीक है। पी गैस, पी एक्सटर्नल। फोटो खींचनी तो क्या करना पड़ेगा? रोकें पहले इसको। रोकने के लिए इस बार जो तरीका है वो बदल दिया गया है। यहां पे क्लिप फंसाई जाएगी, क्लिप को भी कहीं फंसा देना। नहीं, नहीं तो क्लिप ही चली गई। बराबर है। तो क्लिप को फंसाइए, फिर क्लिप को फंसाइए। ठीक है। क्लिप कितना लगाएगी? 19 एटीएम। बाहर से और कितना लगाया पहले से? 1। 19 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? अंदर वाले को बैलेंस कर लेगा, सिस्टम बैलेंस है। इक्विलिब्रियम है या नहीं है? कौन सी इनिशियल स्टेज है, फाइनल स्टेज है, क्या है? तो अंदर वाला 20 और बाहर वाला भी, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम है। तो ये है इनिशियल स्टेज, इस पे इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेज पे तो दोनों जगह मेंटेन करना पड़ेगा। फिर बताइए, इस क्लिप को अचानक से कहेंगे सुनील को भेजेंगे, और इस बार कहेंगे तुम्हारा काम बदल गया है, इस बार क्या करना है? क्लिप को लेके एकदम से भागना है अचानक से, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इसको अचानक से ऐसे घसीटता है वो, इसको अब और तेज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, इतनी तेजी से क्लिप घसीटेगा कि अचानक से दुनिया बदल जाएगी। अचानक से इस पिस्टन को लगेगा कि अंदर कितना है? 20। और तुरंत बाहर का कितना रह जाएगा? 1। क्या डिफरेंस अचानक से बढ़ जाएगा? और इस बार डिफरेंस बड़ा होगा, और पिस्टन एकदम से भागेगा ऊपर की तरफ। और भागेगा तो अचानक से भागता 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 फिर कहीं लास्ट में रुकेगा। कभी ना कभी तो रुकेगा ना। कोई पूछे कि रुके, तुम रुके क्यों? तो उसने पूछा जी, रुकने से पहले चले क्यों? चले क्यों? चलने से पहले रुके क्यों? चलने से पहले क्यों रुके थे? क्योंकि बैलेंस था, क्योंकि क्लिप लगी हुई थी। चले क्यों? सुनील क्लिप लेके भाग गया था, बराबर। कहने फिर कब रुकोगे? दोबारा से जब फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। कहेगा बाहर वाला फोर्स वो तो 180 ही रहेगा। बताओ बाहर वाला क्या 180 मेंटेन रहेगा ना भाई? अंदर वाला घटते घटते कितना हो जाएगा? तो यहां जो पी गैस है बाद वाला डैश,
ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये फाइनल स्टेज है। इक्विलिब्रियम है या नहीं है? यस। तो कहां कहां इक्विलिब्रियम है बताओ भी? इनिशियल और फाइनली क्या हुआ? अंदर और बाहर वाले फिर बराबर हुए, लेकिन कितने पे? 1-1 पे। खींचो। बीच में थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था? थोड़ी देर के लिए बाहर वाला और अंदर वाले में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। अंदर वाला कितना रह गया था और बाहर वाला? कोई पूछे कि ये बताइए कि इस तरीके से जब आप काम कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इर्रिवर्सिबल। पढ़िए पॉइंट। ड्राइविंग फोर्स कौन है इसमें? 20। अपोजिंग फोर्स 1। दोनों में अंतर बहुत। इसका मतलब सही है। अगला, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम है, डेफिनेट टाइम में हो जाएगा। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। नेचुरल प्रोसेस देखिए जो होते हैं नेचर में, वो सब एक तरफा होते हैं, वन साइडेड, बराबर। बाकी सब तो ठीक है। चलें, नोट करें। इसमें कौन सी नेक्स्ट करें हम? अभी वहीं अटके हो? खींचो, जल्दी खींचो फटाफट। चलें, अलग अलग प्रोसेस पे वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहा है। दो तरीके समझ में आ गए? ये दो तरीके हैं, ये प्रोसेस नहीं है, ध्यान दीजिए। ये प्रोसेस कराने के दो वेज हैं। अब प्रोसेस क्या है वो समझिए। फॉर्मूला आपको लगाना है, कोई भी प्रोसेस आ जाए तो ये, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। किसके वैलिड है? सभी के लिए। शुरू करिए फिर। पहला आ गया मान लीजिए आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में अभी आएंगे वापस। बताएं वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। डिफरेंशियल भी। जब यही शून्य तो वर्क डन भी। आइसोबारिक में आइए। मान लो आपसे कहता है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस आ जाए, कैसे करोगे? वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला यही है, V1 से V2 लिमिट लगा लो जहां से जहां जा रहे हो। बताइए इस बार प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, प्रेशर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन लगाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? V। और फिर V जब लगाओगे तो अंदर लिमिट लगा दो, फाइनल लिमिट माइनस अपर माइनस लोअर, ये आंसर।
इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप ये यूज कर सकते हैं, आइसोबारिक। आइए अब आइसोथर्मल पे थोड़ा ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी। दो खींचे पहले। कोरोना को मिस तो नहीं करते तुम लोग? हर जुकाम में तुम्हारी याद आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए भाई, जल्दी से खींचे ये भी। सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आइसोथर्मल से। पिछले आप 15 साल के प्रश्न अगर उठा के देखें, भर भर के सवाल आते रहते हैं आइसोथर्मल से। तो आइसोथर्मल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा उससे हल्का सा कम ध्यान आपको एडियाबेटिक पे भी देना है। इन दोनों से सवाल कई बार आते हैं। आइए चर्चा करें। लेट जाके हम थोड़ी देर के, रिलैक्स है। भाई यूट्यूब देखता है आजकल? यूट्यूब पे क्या देखते हो? हाउ टू मैनेज स्टडी विद रिलेशनशिप, यही सब वीडियो बनाते हैं आजकल लोग। देखिए, अगला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, सबसे पहली डिमांड है कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहला कार्यक्रम है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो बताइए, डिफरेंशियल टी जीरो। डिफरेंशियल टी जीरो तो डेल्टा टी भी जीरो। अगर आप किसी आइडियल गैस पे प्रोसेस करा रहे हैं, जो कि आप कराते हैं, ध्यान दें यहाँ हम कोई आइसोथर्मल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। दोनों में फर्क बहुत साफ समझिए। जैसे आप पहले बेंजीन जलाया करते थे, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जलाया करते थे, तो वो आइसोथर्मल रिएक्शन थी, बराबर। वो अलग कहानी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एक वेसल है, उसमें कुछ मोल हैं आइडियल गैस के, उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन करा रहे हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अभी हम प्रोसेस पे चर्चा कर रहे हैं। आइडियल गैस है तो बताइए पीवी इक्वल टू क्या चल रहा होगा? इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है उस पर चर्चा करें। भाई कंटेनर आपने लिया, इसके अंदर आपने कोई आइडियल गैस भर दी। अब बताइए, सब्सटेंस है, इसके कुछ ना कुछ मोल लोगे ना। मान लीजिए 2 मोल हैं या 3 मोल हैं, 4 मोल हैं, जो भी लेंगे। तो एन कैसा लेते हैं सवालों में? एन तो कांस्टेंट है, एन फिक्स करेंगे आप। टेम्परेचर कैसा करेंगे? क्योंकि प्रोसेस कौन सा है? एन और टी, टी फिक्स हो गए दोनों, ये दोनों, तो फिर बताइए एनआरटी कैसा हो गया? कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो फिर पीवी भी। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं आप यहाँ। बात को आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं आप, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V। प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, यही बॉयल्स लॉ है। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है।
देख रहे हैं? तो सिलेबस बनाने वाले भी बहुत मायावी लोग हैं। अब ये सब जाने बिना आप आइसोथर्मल कैसे पढ़ लेंगे? ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें हटके भी नहीं हटती हैं। बॉयस लॉ, अरे सर समझा देंगे इस बातें। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नहीं, वो वाली कुछ चीजें हटके भी नहीं हटती वो। यस। और क्या लगा सकते हैं बताइए? V2/V1 इज इक्वल टू P1 ये भी ठीक। तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खींचते जाइए जल्दी से। अब मान लें आपके पास एक ग्राफ है। ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और आपसे कह दिया कि ग्राफ आइसोथर्मल का है। तो बताइए आइसोथर्मल में किसका है, रिवर्सिबल का है या रिवर्सिबल का? या किसी का भी हो सकता है? किधर कहते हैं रिवर्सिबल का है, इरिवर्सिबल किसी का भी हो सकता है। कोई कुछ कहते नहीं, आधे ज्यादा लोग। ध्यान दें, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ है। कहने फिर इरिवर्सिबल क्यों नहीं? इरिवर्सिबल में ग्राफ होते ही नहीं है। ध्यान दीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी में ग्राफ मिलता है। कह रहे इरिवर्सिबल में क्या मिलता होगा फिर? उसमें डॉट मिलते हैं। उसमें दो ही स्टेज होती हैं, एक इनिशियल और एक। तो सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? दो डॉट, एक इनिशियल स्टेट का डॉट और एक, बराबर। तो अगर ग्राफ मिला है तो मतलब क्या है? रिवर्सिबल ही है। तो पहली बात तो ये आइसोथर्मल है, दूसरी बात ये रिवर्सिबल है। इसके स्लोप के बारे में चर्चा करिए। क्या इसका स्लोप बदल रहा है? अबे यहाँ टेंजेंट डालो तो बदलेगा ना स्लोप। ये मैथ्स जीने नहीं देती हैं। तो बताइए पीवी इक्वल टू क्या चल रहा है? कांस्टेंट, एनआरटी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार पी को बाहर लें, वी को डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी डीपी, पी डीवी प्लस वी डीपी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहां से पी डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डीपी बाई डीवी। बताओ, माइनस डीपी बाई डीवी का क्या मतलब है? डीवाई बाई डी एक्स। वाई और एक्स के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं तो जो डीवाई बाई डी एक्स है वो क्या होता है? तो ये जो है ये ग्राफ का क्या है? पीवी ग्राफ का स्लोप। स्लोप वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है हर एक स्टेज पे। आप चेक करिए, यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम है वो अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, तो लगातार बदल रहा है, तो वो स्लोप भी खींचते जाए। सवालों पे चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है, बताओ। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे हैं? और मोल और टेम्परेचर। प्रोसेस पढ़ रहे हैं या रिएक्शन पढ़ रहे हैं? सवालों पे आइए।
स्लोप भी वेरिएबल होगा क्योंकि पी और वी दोनों, इसीलिए सवाल बनता है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप। सवाल नोट करें पहले। मुंह बंद करके सवाल नोट कर लें पहले। बताओ, पहली बात तो ये प्रोसेस कैसा है, ऐसा सवाल आ गया तो प्रोसेस पहचानना पड़ेगा ना पहले। ध्यान दें, इस ए पॉइंट पे अगर देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन करो। प्रेशर कितना है 8 P0 और वॉल्यूम, तो मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 8 P0 इंटू V0। बी पे आओ, प्रेशर कितना है 2 P0, वॉल्यूम 4 P0, 2 P0 इंटू 4 V0, 8 P0 V0 सेम आ रहा है, यानी कि P1 U1 इज इक्वल टू P2 V2 चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब मामला आइसोथर्मल है। ग्राफ मिला है इसका मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। एरो बनेगी तब बताएंगे एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। फिलहाल इतना काफी है, आगे बढ़ें तो अगर आपको डीपी बाई डीवी बताना है तो डीपी बाई डीवी स्लोप है और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस पी बाई वी। पॉइंट ए पे बताना है तो पॉइंट ए पे जाओ। पॉइंट ए पे क्या डेटा है, प्रेशर की वैल्यू 8 P0, वॉल्यूम की वैल्यू V0 पुट कर दो यहाँ पे। तो प्रेशर की वैल्यू 8 P0, वॉल्यूम की वैल्यू V0, 8 P0 अपॉन V0 नेगेटिव। चले, बताओ। अब ये अगर उसके बाद नहीं हो रहा तो मतलब समस्या है, फिर टेक्निकल तकनीकी खामी की वजह से प्रसारण रुका हुआ है। पॉइंट बी पे आइए, वही सेम ग्राफ है। पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हो गया 2 P0, वॉल्यूम 4 V0, तो डीपी बाई डीवी सीधे लगा दो। स्लोप आ जाएगा, किस पॉइंट पे लगाओगे पॉइंट बी पे, कितना लगाओगे माइनस पी बाई वी। प्रेशर 2 P0, वॉल्यूम 4 V0, माइनस P0 अपॉन 2 V0। इससे समझ में आता है कि स्लोप वेरिएबल है। पॉइंट लिखें, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, मिनट खा रहे हो गाइस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस है, सांसों में ताजगी भरूंगा पहले। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्या कह रहा है, आइडियल गैस के केस में, रियल की बात नहीं हो रही है, और हम आइडियली डील करते हैं। आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इसका मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं, आइडियल गैस के केस में ई प्रोपोर्शनल टू टी चलता है। अगर टेम्परेचर किसी आइडियल गैस का बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी। अब आप आइसोथर्मल पे आइए। आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं मान लो, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को
अब टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो बताइए इंटरनल एनर्जी भी बराबर। तो बताइए टी कैसा है, फिक्स है। टी फिक्स है तो डी टी कैसा है, और डी टी जीरो तो डी भी। क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास क्या? डी इज इक्वल टू एन सी बी डी टी। फॉर्मूला किस पे लगाते हैं? सब्सटेंस पे। किस पे लगाते हैं? और जब डिफरेंशियल टी शून्य होगा, तो जब ये जीरो होगा, हीट कैपेसिटी तो होगी ना सब्सटेंस की, मोल भी होंगे, लेकिन डी टी कैसा हो जाएगा? तो फिर डी भी। ठीक है, फर्स्ट लॉ पे आइए। फर्स्ट लॉ तो हमेशा चलेगा। तो मान लें आपके पास एक सिस्टम है, उसके पास इंटरनल एनर्जी E1 है, बाद में बदल के E2 हो गई। ये सब जब हुआ तो मैंने सिस्टम को कुछ हीट दी और कुछ वर्क करवाया। मान लें सिस्टम को जो हीट दी वो Q है और जो वर्क करवाया वो W है। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। फ्लोट लगाएं। फ्लोट क्या कहता है? E1 एनर्जी थी, Q तुमने दी, W का काम करवाया, अब उसके पास E2 है। लेकिन ध्यान दें, अगर डिफरेंशियल ई शून्य है तो डेल्टा ई भी जीरो ही है, तो E2 माइनस E1 भी जीरो है। बोलो भाई। तो E2 E1 के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों तो कट गए, तो फिर Q किसके बराबर आ गया? ये Q कौन है? हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। और ये वर्क डन कौन है? तो ये टू द सिस्टम है और ये बाय द सिस्टम है, और इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब कोई सिस्टम है, अगर आप उसको 30 जूल की हीट दे रहे हैं तो 30 जूल का उससे काम भी लीजिए तुरंत। नहीं लेंगे तो फिर वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। अगर बच गई कुछ तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को, और किसी भी हाल में इंटरनल एनर्जी बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। तो आइसोथर्मल में मेन बात हुई कि हीट ट्रांसफर और वर्क डन दोनों एक साथ बराबर बराबर खेलिए। परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस कराना बड़ा कठिन है, इसीलिए अगर आप कभी प्रैक्टिकली बात करें और परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस कराएं, तो इसका मतलब मान लीजिए एक्सपेंशन करा रहे हैं आप, और आप चाहते हैं एकदम परफेक्ट आइसोथर्मल हो, तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए, मान लीजिए एक वेसल है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसमें जो आइडियल गैस भरी हुई है इससे मैं एक्सपेंशन करवाना चाहता हूँ। एक्सपेंशन कराएंगे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा रखेंगे, बाहर का कम रखेंगे, है ना? फिर ये सब करने के बाद आप चाहते हैं कि आइसोथर्मल भी काम करे। आइसोथर्मल करने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब बताइए, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का कम है, तो क्या ये वेट करेगा कि बाहर से जब हीट आएगी तब मैं ऊपर ले जाऊंगा पिस्टन को? नहीं। तो ये तो शुरू कर देगा ना कार्यक्रम अपना। अगर ये शुरू कर दिया इसने अपना कार्यक्रम और ये पिस्टन ऊपर जाने लगा, हाँ, आप ये तो सही बात है कि आप मदद के लिए तुरंत क्या भेजेंगे? हीट भेजेंगे। क्यों मदद के लिए हीट भेजेंगे? क्योंकि अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की गिरती जा रही होगी। भाई वर्क करेगा सिस्टम तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होती जाएगी, अगर आप हीट नहीं भेजेंगे तो। लेकिन अगर आप तुरंत हीट भेज दें और वो तुरंत उसी से इंटरनल एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट होने वाला था वो कंपनसेट हो जाए, तो फिर वो नहीं गिरेगी। लेकिन ये दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहे, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से प्रेशर इम्बैलेंस करेंगे तो पिस्टन तो चलना शुरू कर देगा, ये पूछेगा थोड़ी कि भाई साहब हीट भेजी कि नहीं भेजी आपने। वो तो शुरू कर देगा अपना कार्यक्रम। अगर उसने शुरू किया और आपने तुरंत हीट भेज भी दी, आप कहेंगे मैं तुरंत भेजूंगा हीट, तुरंत भी भेज दी, तो बताइए हीट के आने में, इस बाउंड्री से गुजर करके इस पार्टिकल को मिलने में थोड़ा लैग हो सकता है। लैग समझते हैं? ठीक है। तो जैसे लैग हो गया तो मतलब जो है, हीट बाद में पहुंची, पहुंची है, लेकिन थोड़ी बाद में पहुंची, और वर्क थोड़ा सा उससे बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश करी कि मामला बिल्कुल सटीक बैठे, लेकिन थोड़ा सा वर्क हो गया। अगर डिफरेंशियल वर्क भी हो गया और तब तक हीट ना पहुंच पाई, तो बताइए डिफरेंशियल वर्क उसने कहां से किया? फिर अपने इंटरनल एनर्जी में से। तो उसकी डिफरेंशियल ई तो बदल गई ना फिर, और अगर बदल गई तो वह परफेक्टली आइसोथर्मल
इसलिए अगर आप परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हैं तो बड़ा कठिन होता है। उसको करने के लिए क्या करना होता है? पहली बात तो कार्यक्रम को बहुत धीमे धीमे कराइए। धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर भेजिए और कोशिश करिए कि उतनी हीट, क्योंकि धीमे धीमे जाएगा तो उतनी हीट आप पहुंचा पाएंगे। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस कराइए। दूसरी बात, जो बाउंड्री हो, बाउंड्री पे डिस्कशन हुआ था शुरू में, बाउंड्री को परफेक्टली कंडक्टिंग रखिए। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि परफेक्टली आइसोथर्मल कराने के लिए प्रोसेस बाउंड्री कैसी रखनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब हीट आए, पार्टिकल को तुरंत मिले बिना किसी लैग के। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसको काफी हद तक बना सकते हैं। ठीक है, खींचे। तो कोई पूछे कि बताओ अगर मैं चाहता हूं कि परफेक्ट आइसोथर्मल कराना है तो क्या करेंगे? बाउंड्री को जबरदस्त कंडक्टिंग रखेंगे, हीट को तुरंत जाने दें अंदर, और बहुत धीमे धीमे प्रोसेस को कराएंगे। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अब हम अपने लेवल पे जो सवाल लगाते हैं उसमें ये सब चर्चा नहीं करते। उसमें तो हम मान लेते हैं कि हीट आ गई होगी। आपने लिखा मान लीजिए सवाल, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हुआ 150 जूल का, तो मिल गई आपको हीट। अब वो हीट कैसे आई, कितना टाइम लगा, कहां से आई, सोर्स क्या था, वो सब पे कोई चर्चा कोई करता ही नहीं है। तो आप मान के चलेंगे क्वेश्चन में अगर दिया 150 जूल आई तो तुरंत मिली है। 150 जूल अगर वर्क डन हुआ है तो तुरंत हुआ है। तो कहने का मतलब है डिफरेंशियल डब्ल्यू और डिफरेंशियल क्यू इस तरीके से साइमल्टेनियस खेलने चाहिए कि डिफरेंशियल ई जीरो हो जाए। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? यहां पे जो डिफरेंशियल डब्ल्यू होने वाला है, इसके होने और डिफरेंशियल क्यू के सप्लाई होने में इतना कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ये आए और ये हो, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ हो, तभी डिफरेंशियली क्या हो पाएगा और तभी वो परफेक्टली आइसोथर्मल बन पाएगा। अब ठीक है, ये सब चर्चा थोड़ी कठी, इसको छोड़ दीजिए। इतना सुन लिया काफी। कभी कुछ मान लीजिए आया परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री रखने से क्या होता है, तो संभाल लेंगे। लौट आइए अपने लेवल पे वापस। टाइम हो गया क्या? समय भी हो गया। 1 मिनट बचा है अभी। जापानी घड़ी पहनते हो क्या तुम लोग? चलिए नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अगले टर्न पे पूरा आइसोथर्मल खत्म हो जाएगा और इसके सवाल वाल भी हो जाएंगे। एडियाबैटिक की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज जरूर करते रहिए। थर्मो में क्या है कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी कहीं और चली जाएगी फिर।